12:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। ज़ेहाल मिस्कीन मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा नदार में जा न लेहू काहे लगाए छतियाँ। शबान हिजरा दराज चू जुल्फ रोज वसलत चू उम्र कोता, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। ज़ेहाल मिस्कीन मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा नदार में जा न लेहू काहे लगाए छतियाँ। शबान हिजरा दराज चू जुल्फ रोज वसलत चू उम्र कोता, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। नाजरीन आदाब, डीडी उर्दू के खुसूसी प्रोग्राम उर्दू शायरी का बदलता मंजरनामा में आपका खैर मकदम है। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। कभी तो सुबह तेरे कुंजे लब से हो आगाज़, कभी तो शब सरे काकुल से मुश्कबार चले। बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चलो। नाजरीन, जब उर्दू शायरी के सफ़रनामे की बात करते हैं तो अमीर खुसरो से शुरू होता है। कुली कुतुब शाह, वली दक्नी, नज़ीर अकबर आबादी, मीर तकी मीर, गालिब, मोमिन, ज़ौक़, सौदा, बहादुर शाह ज़फ़र, मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर, अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा इक़बाल, जिगर मुरादाबादी, असगर गोंडवी, हसरत मोहानी से होता हुआ जब वो तरक्की पसंद तहरीक की तरफ आता है तो उसमें एक बड़ा नाम उभरता है, जिसका एक बहुत मशहूर शेर है कि मताए लौह कलम छिन गए तो क्या गम है, कि खून दिल में डुबो ली है उंगलियां मैंने। वो नाम बहुत मारूफ नाम है फैज़ अहमद फैज़ का। फैज़ अहमद फैज़ शायरी की आबरू भी कहे जाते हैं और तरक्की पसंद तहरीक के अमीर कारवां भी। यकीनी तौर पर आज हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ पे बात करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर खालिद अशरफ साहब। आपका इस्तकबाल है। खालिद अशरफ साहब फ़ैज़ साहब की हम जहज़ शख्सियत है। फ़ैज़ साहब फ़ौज में भी रहे, फ़ैज़ साहब उस्ताद भी रहे, फ़ैज़ साहब सहाफ़ी भी रहे, फ़ैज़ साहब अम्बेसडर भी रहे, यानी कि सफ़ीर भी रहे। तो उनकी जो हम जहज़ शख्सियत थी उसके बारे में आप रोशनी डालिए। देखिए, सबसे पहले मैं फैज़ साहब के बारे में अर्ज़ करना चाहूँगा कि फरवरी 1911 में सियालकोट के एक गांव काला कादर में पैदाइश हुई थी उनकी जी। और खुशहाल ख़ानदान से थे। उनके वालिद साहब अफ़गानिस्तान के शाह के एडवाइज़र वगैरह रहे थे और तालीम तरबियत सब बहुत खुशगवार और खुशहाली के माहौल में हुई। तो खुशगवारी में और खुशहाली में शख्सियत जो है एक ख़ास तरह से डेवलप होती है जी। और बदहाली में, तंगी में शख्सियत के बहुत सारे अनासिर दब जाते हैं। ये एक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। दूसरा फिर ये है कि फैज़ साहब की तालीम जो है बुनियादी तौर पर अंग्रेज़ी में हुई। अच्छे स्कूलों में पढ़े, एम.ए. अंग्रेज़ी किया उस ज़माने में 1940 वगैरह में जी, और बल्कि और पहले, और एम.ए. अरबी भी किया उन्होंने, क्योंकि घर से मजहबी तालीम का मुताला भी उनका बहुत अच्छा था। और इकबाल के जो उस्ताद थे मुंशी मीर हसन साहब, वही फैज़ साहब के उस्ताद भी थे और इकबाल के मोतक़िद भी थे। इकबाल को उन्होंने देखा भी था, इकबाल ने उनका कुछ कलाम सुना भी था किसी कंपटीशन में। तो फैज़ साहब एक ऐसी बैकग्राउंड से आते थे जो तालीमी, तहजीबी और मजहबी तीनों अनासिर उसमें मौजूद हैं। और फैज़ साहब बुनियादी तौर पर
एक उस्ताद बनने का, टीचर बनने का उनका ख्वाहिश रही, आरजू रही हमेशा। सबसे पहले उन्होंने MAO कॉलेज अमृतसर में जी टीचिंग शुरू की। ये वक्त है 1935-40 का, और उस वक्त वहाँ डॉक्टर मोहम्मदीन तासीर, जो ख़ुद एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, लंदन से पढ़ के आए थे, वो प्रिंसिपल थे तासीर साहब। और तासीर साहब से एक उनका ज़ाती रिश्ता भी था कि तासीर साहब की बेगम और फैज़ साहब की बेगम एलिस, ये दोनों बहनें थीं आपस में। और मिस्टर जॉर्ज इनके वालिद थे, जो लंदन के एक तरक्की पसंद कॉमरेड थे। और तासीर साहब अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के बुनियाद गुजारों में थे। लंदन में जब अंजुमन बनी थी तो ज्योति घोष, सज्जाद ज़हीर, तासीर साहब, ये सब लोग मौजूद थे वहाँ पे। बाद में तासीर साहब शिफ्ट हो गए थे, लेकिन तासीर साहब बहरहाल एक बड़ा नाम थे, और तालीम के शोबे में, शायरी के शोबे में, अदब के शोबे में। वहाँ फिर साहबजादा महमूद ज़फ़र थे, जो ताल्लुक़ रामपुर से था और तरक्की पसंद थे। उनकी बेगम वहाँ आती रहती थी, रशीद जहाँ। तो वहाँ अमृतसर में फैज़ साहब को एक ऐसा माहौल मिला तरक्की पसंदी का, रोशन ख़याली का और सोशलिज़म का। सोशलिज़म के इब्तदाई सबक, इब्तदाई लेसन रशीद जहाँ से सीखे उन्होंने। और रशीद जहाँ ख़ुद दिल्ली वाली थी, मेडिकल डॉक्टर थी, और बहुत इनकलाबी ख़ातून, और बहुत ही कहना चाहिए कि एग्रेसिव और स्ट्रेट फारवर्ड थी। तरक्की पसंदी के लिए जो काम उन्होंने किया, जी गरीबों का इलाज करना, फिर औरतों के लिए जो राइटिंग्स उन्होंने की हैं, यानी पहली फेमिनिस्ट शुरू की इब्तदाई फेमिनिस्टों में हम उनको शुमार कर सकते हैं। फिर अंगारे में उनके अफसाने हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है। अंगारे तो आपको मालूम है कि एक तरह से तरक्की पसंद तहरीक का एलानिया था, जो 1932 में शाये तो क्या अंगारे में फैज़ भी लिखते थे? नहीं, फैज़ की नस्र नहीं है उसमें। फैज़ ने नस्र लिखी है। फैज़ बुनियादी तौर पर, जहाँ तक राइटिंग्स का ताल्लुक है, फैज़ शायर थे। फैज़ की नस्र भी खासी है वैसे। अंगारे में उनका कंट्रीब्यूशन नहीं, लेकिन अंगारे सज्जाद ज़हीर ने एडिट किया, और उसमें अहमद अली, महमूद ज़फ़र और रशीद जहाँ के भी अफसाने और एक ड्रामा भी उसमें शामिल है। अंगारे एक तरह का कहना चाहिए कि बुनियादी किताब है, जिसने एक पूरी नस्ल को बोल्डनेस सिखाई कि आपको जो मजहबी इजारादारी है, जो ग़ुलामी है, और जो समाज में बहुत तरह की दकियानूसीपन है, और औरतों को हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं। तो अंगारे एक तरह का एक बगावत का एलानिया था। अंगारे कोई बहुत बड़ा फ़न पारा नहीं था, और छोटी किताब है, और बार बार अंगारे छपती रही है। और फिर अंगारे पे यूपी हुकूमत ने एडिट उसको बैन भी किया, क्योंकि अंगारे में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कुछ मजहबी तबकों को लगता था कि ये मज़हब के ख़िलाफ़ हैं। हालांकि वो सिर्फ़ उन लोगों के ख़िलाफ़ थी जो मज़हब के नाम पे बहुत तरह की इजारादारियाँ करते थे। तो फैज़ साहब की इब्तिदाई तरबियत वहाँ से हुई। ये फैज़ साहब जो है फ़ौज में एक बड़े अफसर थे जी, और काफ़ी बड़े लेफ्टिनेंट जनरल के, लेफ्टिनेंट कर्नल जी जी के ओहदे पे फाइज जी। थे। तो ये फ़ौज और शायरी का तवाज़ुन कैसे उन्होंने कायम किया? हाँ, इसका देखिए, मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि सेकंड वर्ल्ड वार जब शुरू हुई है, तो शुरू में रूस उसमें शामिल नहीं था। रूस ने हिटलर से पैक्ट किया हुआ था, नो वॉर पैक्ट किया था, और रूस में कम्युनिज्म, सोशलिज्म आ चुका था 1917 में। तो वो अपने मुल्क की तामीर में, तालीम के लिए, सेहत के लिए, डेवलपमेंट में एक सुपर पावर बनाने की तरफ लगे हुए थे। स्टालिन ख़ास तौर पे, स्टालिन ने, जो सोवियत यूनियन है, स्टालिन उसके मेमार थे, स्टालिन उनके बिल्डर थे। बाद में 41 में हिटलर ने रूस पर हमला कर दिया पोलैंड के रास्ते से, पोलैंड पर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद सोवियत यूनियन की, और यहाँ पे जो हमारे यहाँ सोशलिस्ट अदीब और शायर थे और लीडर थे और ट्रेड यूनियनिस्ट थे, उन्होंने उसको अवामी जंग करार दे दिया। और अवामी जंग के नाते फिर बहुत सारे अदीबों ने और शायरों ने उस जंग में पार्टिसिपेट किया। और उस जंग के पार्टिसिपेट की शक्ल जाहिर है कि वो बंदूक वाली नहीं थी। फैज़ साहब ने बंदूक नहीं उठाई। उसमें हफीज़ जालंधरी भी थे, चिराग हसन हसरत भी थे, कई लोग से तरक्की पसंद ही नहीं थे। तो एक उस अवामी जंग के तौर पर फैज़ साहब उसमें, और दिल्ली में पोस्टिंग रही। फैज़ साहब कम से कम 5 साल दिल्ली में रहे, और लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे से उन्होंने रिज़ाइन किया। सन 47 में
जब आज़ादी मिली और फ़ौजें भी तकसीम हुई तो उनको फ़ौज की अफसरी मिल सकती थी, पाकिस्तानी फ़ौज, क्योंकि ये मानते थे कि फ़ाशिज़्म से, हिटलर के फ़ाशिज़्म से और मुसोलिनी के फ़ाशिज़्म से दुनिया को, जमहूरियत को सबसे बड़ा ख़तरा इस वक्त वो है। फैज़ साहब जो हैं, फैज़ साहब की जो गज़ल है या नज़्म है, हमारी समझ से कोई ऐसा मशहूर गुलकार नहीं हो कि जिसने ना गाया हो। मेहदी हसन जी, गुलाम अली, हिंदुस्तान में जगजीत सब सिंह ने गाया, आबिदा परवीन, इकबाल बानो, अयाज महमूद, इकबाल बानो, सब ने गाया उन्हें। आखिर उनके शायरी में क्या शीरीनी थी, क्या लज्जत थी कि वो मुतरन्नुम होने में बहुत आसानी होती थी। जाहिर सी बात है कि अगर गुलकार उसे गा रहा है तो इसका मतलब है कि मुतरन्नुम गज़लें लिखा उन्होंने। और लोग कहते हैं कि मुतरन्नुम गज़ल सिर्फ जो है इश्किया गाई जा सकती है, जबकि उनके यहाँ इनकलाब का भी बड़ा आहंग है, एहतजाज का भी आहंग है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहें? देखिए, मैं बात शुरू से शुरू करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि 20वीं सदी जो है वो नज़्म की सदी है। नज़्म तो हमारे यहाँ पुरानी चीज़ है, मरसिया, मसनवी, ये सब नज़में ही थी। नज़ीर अकबर आबादी के यहाँ नज़में हैं सैकड़ों की तादाद में। लेकिन जदीद नज़्म जिसे कहते हैं वो अंजुमन पंजाब से शुरू होती है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली वगैरह, ये सब नज़मों के मुशायरे वहाँ होते हैं। फिर 20वीं सदी में आते आते हाली गज़ल के बहुत ख़िलाफ़ हैं, जदीद गज़ल के, पुरानी गज़ल के ख़िलाफ़ हैं। हाली गज़ल के शायर हैं वैसे बुनियादी तौर पर, नज़में भी कहीं उन्होंने। फिर 20वीं सदी में आते आते आप ज़रा गौर कीजिए कि नज़्म का रिवाइवल तो होता है, हसरत, जिगर, असगर वगैरह, लेकिन जितने बेहतरीन शायर हैं, जितने बेहतरीन जहन हैं, वो सब नज़्म की तरफ चले जाते हैं। अल्लामा इकबाल की गज़लें बहुत पावरफुल हैं, लेकिन अल्लामा इकबाल की नज़मों को जो मकबूलियत मिली और जो शोहरत मिली और जो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा स्टेमिना चाहिए। देखिए, गज़ल जो है एक छोटा यूनिट है और नज़्म में आपको तसलसल रखना है और ख़याल का इर्तिक़ा रखना है जी। और एक जैसे ही मौजू पे बात शुरू होती है और ख़त्म भी होती है उसी पे। और जैसा कि आपने फरमाया कि तरन्नुम और तग़ज़्ज़ुल ये भी हमारी शायरी की पहचान है और ये एक मुस्बत कदर है। मतलब ऐसा नहीं है कि तरन्नुम और तग़ज़्ज़ुल अगर है तो पैगाम नहीं है। इकबाल सबसे बड़ा पैगाम गो है हमारे यहाँ, इकबाल सबसे बड़ा पैगम्बर है, पैगाम देते हैं। इकबाल की पूरी शायरी जो नज़रिए की शायरी है। तो उसी रिवायत को फैज़ साहब भी आगे बढ़ाते हैं और फैज़ साहब को गाया है। अब गाने की अपनी एक रिवायत है जो गज़ल का और मौसीकी का बहुत गहरा ताल्लुक़ है और वो फ़ारसी से आया है हमारे यहाँ। फ़ारसी गज़लें अगर आप सुने और तो अगर ना भी ज़बान हम जाने तो वो आपको बहुत खुशगवार महसूस होती हैं, कानों को अच्छी लगती हैं। तो सिंगर की अपनी हुदूद हैं कुछ, जी। और हमारी एक रिवायत की अपनी हुदूद हैं और एक हमारी ट्रेनिंग है, सदियों से चली आ रही है। तो उसमें गज़ल को मेरे ख़्याल में इसलिए उठाया है गाने वालों ने, जैसा कि आपने फरमाया मेहदी हसन है, इकबाल बानो हैं। इकबाल बानो तो नज़में भी गाई हैं उनकी, गुलाम अली हैं और दूसरे लोग, जगजीत सिंह हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो पैगाम और जो वुसअत और जो तरन्नुम और जो तग़ज़्ज़ुल फैज़ की नज़मों में है, मेरे ख़्याल में गज़लें वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। देखिए, कहते हैं कि बोल की लब आज़ाद है जी, बोल ज़ुबा अब तक तेरी है, बोल की लब आज़ाद है तेरे, जी, बोल ज़बा अब तक तेरी है। या हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, खलियान नहीं, सारी दुनिया मांगेंगे, हम सारी दुनिया मांगेंगे। जी। तो फैज़ क्या ये एहतजाज और इनकलाब तो है कि नहीं है? ये जाहिर होता है इनके इससे कि वो मजलूम और मजदूर और किसान के साथ खड़े हैं। तो ये जो है रोमानियत और एहतजाज और इनकलाब का जो संगम है, फैज़ ने इसे कैसे मेंटेन किया है? देखिए, फैज़ साहब के बारे में एक बात मैं अर्ज़ करूँगा। नून राशिद ने 1941 में पहला मजमुआ आया था नक्श फरियादी, राशिद ने उसका दिबाचा लिखा था और उन्होंने लिखा था कि ये एक ऐसा शायर है जो रोमान और हकीकत के संगम पे खड़ा है। अब राशिद साहब बहुत बड़ा जहन थे, और भी गम है ज़माने में, और भी गम है वो क्या और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के। नक्श फरियादी के 2 हिस्से हैं और हिस्सा दोम जो है उसमें निज़ामी का पहला मिसरा देते हैं वो, दिले बफरोख्तम जाने ख़रीदम, अब मैं दिल बेचता हूँ और जान ख़रीदता हूँ। और पहली नज़म है उसकी कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, मेरी महबूब न मांग।
एक तो पहली बार शायरी में उन्होंने औरत के जेंडर को असर्ट किया है। हाँ, मतलब एक हिम्मत की बात जी, थी, लोग एक boldness की बात बचना है। चाहते हैं कि हम औरतों उससे को ना पहले कहें। मेरी का जो सीगा फेमिनिन है, सीगा मोहन्नस है, ये इस्तेमाल नहीं होता था। उसके बाद कैफी साहब ने मेरे उठ मेरी हाँ। जान मेरे साथ, और शायद कैफी साहब भी फैज से इम्प्रेस हुए हों। बिल्कुल, अरे साहब वो तो फैज से तो वो लोग भी इम्प्रेस थे जो फैज के मुखालिफिन थे। जी। और फिर फैज साहब की जो शख्सियत थी, फैज साहब का जो तौर तरीक़े और जो मिजाज था, फैज साहब ने ना कभी किसी से मुखालफत की, ना किसी के ख़िलाफ़ सख्त लफ्ज़ कहा, ना किसी बहस में फंसे, और ना ही किसी से तलखी पैदा नहीं की। फैज साहब ने बहुत सफ़र किया है। मैं अर्ज़ कर दूँ, फैज साहब के बात बात पे जेल बग़ैर किसी जुर्म के, बग़ैर किसी कानून के, जब चाहो जेल चले जाते थे। तो उन्होंने लिखा है एक जगह कि ये आए दिन हमें कभी भी जेल बुला देते हैं, जैसे हम कोई चोर उचक्के हैं। कहते भाई हम इनसे पूछते हैं कि हमने भाई क्या जुर्म किया है, तो जुर्म हमारा नहीं बताते। 4 साल एक बार रहे, फिर रहे, और फिर ज़ियाउल हक़ के ज़माने में तो बहुत सफ़र किया उन्होंने, और तरह तरह से उनकी फैमिली को, उनकी बच्चियों को, 2 बच्चे, आप तस्वीर कीजिए कि फैज साहब बाहर हैं और बच्चियों को तरह तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, मकान नहीं दिया जा रहा है, किराएदारों पे दबाव डाला जा रहा है, या फैज साहब जब जेल में थे अफवाहें उड़ा जा रही है कि फैज साहब का हाथ काट दिया। आज तो बच्चियों को स्कूल में बताया जा रहा है, टीचर बता रही हैं कि फैज साहब का हाथ काट दिया कल। नहीं, वो जो इनकलाब का रंग है उनकी शायरी जी। में, उसके बारे में ज़रा आप कुछ बताएं। हाँ, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि फैज़ साहब के यहाँ वहाँ से फिर नक्श फरियादी का जो दूसरा हिस्सा है, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया अभी, दिले बफ़रोख्तम व जाने ख़रीदम, उसके बाद से टर्न लेते हैं और दस्ते सबा और जिंदा नामा ज़ाहिर है कि वो जेल के ही कलाम है। तो उसमें सारे इनकलाबी तसव्वुरात जो हैं, अफ्रीका की शायरी उसमें है, फ़िलिस्तीन की शायरी उसमें है, बाद में फिर बैरूत पे नज़में लिखी हैं, और कराची में जब स्टूडेंट्स पे फायरिंग होती है तो उसके बारे में नज़म कही है उन्होंने। तो लगातार वो सिलसिला जो है उनका, इनकलाब को तो कभी उनके तसव्वुरात से, उनकी तहरीरों से जुदा ही नहीं हुआ है कभी। और हमेशा उन्होंने ये लिखा भी है ना कि तन्हा पस जिंदा कभी रुसवा सरे बाज़ार, इस इश्क ना उस इश्क पे नादिम है गमे दिल। अच्छा, फैज़ साहब जो है बहुत अच्छा, दोनों इश्क, 2 इश्क नज़म का उन्वान है, इस इश्क ना उस इश्क पे नादिम है गमे दिल, हर दाग है इस दिल में बजुज़ दागे निदामत। दागे निदामत, हर दाग है इस दिल पे बजुज़ दागे निदामत। तो फैज़ इनकलाब के साथ, और जो एक इंसानियत का जो सोशलिस्ट तस्वुर है, और फैज़ साहब बहुत वाज़े हैं, फैज़ साहब ढुलमुल नहीं हैं। इनकलाब का तस्वुर इकबाल के यहाँ भी है, लेकिन इकबाल के यहाँ तस्वुर है वो वेग है, उसमें कई चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जो नहीं मिल सकती हैं, जो ऐसे नज़रिए भी मिल जाते हैं। तो इकबाल साहब इस तरह से उस तस्वुर को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं जो फैज़ ने बहुत क्लियर कट। और फैज़ साहब की ज़ाहिर तालीम जो थी एक ख़ास तरह की तालीम थी, और फैज़ साहब जब जेल में रहे तो बेगम से जो किताबें मंगाते थे बार बार, उन किताबों की फ़हरिस्त मुरतब की है तकी आबदी ने। तो उससे अंदाज़ा होता है कि फैज़ साहब एक बहुत पढ़े लिखे और बहुत ही दानिश्वर किस्म के शायर भी थे। और सिर्फ़ ये नहीं था कि शायरी जो है उनको कहीं ग़याब से नाजिल हो रही है, नवाए सरोश नहीं है शायरी उनके यहाँ। शायरी वो है जो आसपास के कौमी और बैनुल-अक़वामी जो हालात हैं, समाजी हालात हैं, सियासी हालात हैं, वो मजबूर कर रहे हैं फैज़ को कि फैज़ उस तरह की इनकलाबी शायरी करें। अच्छा, एक बहुत अहम बात है कि फैज़ साहब की जो कुलियात है, नुस्खा हाय वफ़ा जी, तो इनाम भी हाय वफ़ा का नुस्खा जी, और इसमें तमाम उनके और भी जो दीवान है शामिल किए गए हैं। 8 दीवान शामिल किए गए, 8 मजमूए हैं फैज़ साहब के नुस्खे हाय वफ़ा में। तो ज़रा कुछ मुख्तसर तौर पे उस पर नज़र डालिए आप, नुस्खे हाय वफ़ा और उनके मजमूओं पर। जी देखिए, एक बात तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि फैज़ साहब के कुलियात एक नहीं 2 थे। अच्छा, 84 में ये भी एक अच्छी बात हमारे नाजरीन तक पहुँच रही है। नहीं, एक अब तक तो इसमें एक अजीब बात है, 1984 में तो छपा है नुस्खा हाय वफ़ा जी, जिसमें उनके 8 मजमूए, पहला मजमूआ है नक्श फरियादी, फिर दस्ते सबा, जिंदा नामा वगैरह, तिलिद मन मेरे मुसाफिर वगैरह सब हैं, सरे वादी सीना है, और आखिरी मजमूआ है गुबारे अय्याम, जो उनकी वफ़ात के बाद छपा था। कुलियात उनके बाद छपा है। उससे पहले एक साहब थे, लंदन में थे, दुबई में थे, और उन्होंने अपना नाम छुपाए रखा, आज तक राज में है। बहुत ही खूबसूरत कुलियात 1982 में छपा था, सारे सुखन हमारे, और महदूद कापियाँ थी, और हर कापी पे फैज़ साहब का सिग्नेचर था।
और उस पर सोने का जदवल बना हुआ था, सोने का बॉर्डर बना हुआ था। जी तो कुलियात दो हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि एक चीज़ मुझे लगती है जो कम डिस्कस हुई है, फैज़ साहब की जो शुरू की शायरी है वो तो ज़्यादा डिस्कस हो गई, और जो बाद के मजमूए हैं वो कम डिस्कस हुए हैं। जैसे उसमें मुझे बार बार लगता है कि लहू का इस्तारा जो है फैज़ साहब के यहाँ बहुत आता है। और एक कहना चाहिए कि मायूसी के लफ्ज़ तो इस्तेमाल करूँगा मैं, एक फैज़ साहब के यहाँ एक हल्की सी एक डिसइल्यूजनमेंट भी इस तरह से होता है कि जो ख्वाब देखे थे जवानी में, अच्छा उम्र ढलती है तो आदमी के ख्वाब भी फिर कमज़ोर पड़ने लगते हैं। जो जवानी में और उस वक्त जो हम ख्वाब देखते हैं, जो आइडियल्स को हम पालते हैं, फिर कहीं हमें ऐसा भी लगने लगता है कि ये ख्वाब हमारी ज़िंदगी में पूरे नहीं हो रहे हैं, या हालात बजाय इसके कि बेहतर हों, हालात और ख़राब हो रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान को तो आपको मालूम है कि ज़मींदारी ख़त्म नहीं की गई वहाँ, फिर फ़ौज आए दिन जब चाहे वो इक़्तिदार हासिल कर लेती है, और वहाँ पे लोगों को कैद कर देती है, लोगों को कोड़े लगाए जाते हैं, ख़ासतौर पर ज़िया-उल-हक़ का पीरियड जो था। तो ये सब जो भी अदीब थे, फैज़ साहब सबसे आगे थे उसमें, इनकलाबियों में और सोशलिस्टों में। फिर अहमद फराज ने बहुत सफ़र किया। हबीब जालिब का तो शेर है बहुत मशहूर कि गोली खाई लाठी खाई गिरे सड़क के बीच, बड़े बने थे जालिब साहब पिटे सड़क के बीच। जी और दूसरे तमाम लोग, मसूद मुनव्वर वगैरह, बहुत सारे लोग जिला वतन हो गए, मुल्क छोड़ के चले गए। एक साहब थे अली जाफ़र ज़ैदी, वो रातों रात निकल गए, लंदन निकल गए। वो बहुत सारे लोग जिला वतन हो गए और सफ़र किया उन्होंने। जी तो फैज़ साहब के यहाँ उस जो एक डिसइल्यूजनमेंट था, जो मायूसी थी अपने हालात से, उसने एक इंटरनेशनल शक्ल इख्तियार की। जी फैज़ साहब बाहर बहुत चले जाते थे। फैज़ साहब मास्को तो ऐसे जाते थे जैसे आप और हम जो हैं मार्केट चले जाते हैं। जी जब भी, यानी फैज़ साहब एक तरह का कमफ्लोज भी करते थे। मेजर इसाक ने लिखी ये बात, फैज़ साहब खामोश रहते थे, और फैज़ साहब का बातिन अगर देखें तो फैज़ साहब समंदर थे। फैज़ साहब उस तरह से रिएक्ट नहीं करते थे जिस तरह से मिसाल के तौर पर हबीब जालिब रिएक्ट करते थे, या अहमद फराज जिस तरह से रिएक्ट करते थे, या फहमीदा रियाज जिस तरह से रिएक्ट करते थे। फैज़ साहब का एक रिएक्ट करने का अपना एक फ़नी और एक महज़ब और एक नर्म अंदाज़ था। फैज़ साहब बाहर चले जाते थे, फिर फैज़ साहब बाहर जो वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है, ख़ासतौर पर फ़िलिस्तीन में, थर्ड वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है, अरब में जो कुछ हो रहा है, बैरूत में। अब बैरूत में तो लोटस के एडिटर रहे, एफ्रो एशियन राइटर्स के, और बैरूत की हालत उस वक्त ये थी जब गए हैं यासिर अरफात और दूसरे तमाम फ़िलिस्तीनी जो रहनुमा, जो मुजाहिदीन थे, वो रोज़ाना बम्बारमेंट होती थी वहाँ। फैज़ साहब का दफ्तर डिमोलिश हुआ उस बर्बादी में, और लेकिन फैज़ साहब बिल्कुल बेखौफ वहाँ पर लोटस के लिए काम करते रहे, और लोटस के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। उर्दू के सेक्शंस उसमें लाना चाहते थे, वो तर्जुमे चाहते थे। लेकिन फिर एक स्टेज ऐसी आई कि पूरी फ़िलिस्तीनी लीडरशिप को और फैज़ साहब को वहाँ से निकलना पड़ा, ट्यूनिस जाना पड़ा। तो फैज़ साहब के यहाँ जो लहू देख रहे हैं आसपास, जो लहू कदम कदम पे इंसानों का, गरीबों का, और जो इस्तेसाल जिनका हो रहा है, वो लहू फैज़ साहब के बहुत नज़र आता है। पाँव से लहू को ढो डालो, हज़र करो मेरे तन से, यहाँ से शहर को देखो, हार्ट अटैक वगैरह, ये जो बाद की नज़में हैं ना, जी इनमें मेरे ख्याल में ज़्यादा जो है एक तरह का इंटरनेशनल जो पहलू है वो ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है। लेकिन फैज़ साहब अपने कमिटमेंट से और अपने विज़न से, अपने नज़रिए से हमेशा जुड़े रहे। फैज़ साहब ने उससे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। सज्जाद ज़हीर साहब को जी तरक्की पसंद तहरीक का फाउंडर कहा जाता है जी, और कहा क्या जाता है, और प्रेमचंद पहले सदर, लेकिन फैज़ साहब को तरक्की पसंद तहरीक का अमीर कारवां कहते हैं। जी। इसकी क्या वजह है? तरक्की पसंद तहरीक से फैज़ का कितना लगाव था? देखिए, मैं ये अर्ज़ करूं कि असली जो फाउंडर थे वो तो सज्जाद ज़हीर थे, और सज्जाद ज़हीर सारी ज़िंदगी तहरीक के लिए काम करते रहे और लिखते पढ़ते भी रहे। लेकिन जितना लिखना चाहते थे, जितना लिख सकते थे, कम लिखा है उन्होंने, और जो लिखा है वो बहुत कीमती है। रोशनाई है, ज़िक्र हाफिज़ है, फिर एक नावल भी लिखा लंदन की एक रात। तंजीमी मामलात में, ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स में ज़्यादा वो इन्वॉल्व रहे, और उनका इंतकाल भी वहाँ कज़ाकिस्तान में हुआ। एफ्रो एशियन राइटर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान इंतकाल हुआ उनका, और पाकिस्तान से जब जेल से छूट के आए हैं वो सन 55 में, यहाँ आके फिर वो
अदीबों की तंजीम के लिए, तरक्की पसंद तहरीक के लिए काम करते रहे, अखबार के लिए काम करते रहे, अखबार निकालते रहे, कम्युनिस्ट पार्टी का हयात वगैरह उस सब से जुड़े रहे वो। तो मैं मानता हूँ कि सज्जाद ज़हीर ही असली तरक्की पसंद तहरीक के फाउंडर और इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक थे। अब फैज़ साहब का मामला यह है कि फैज़ साहब इतने, कहना चाहिए कि मोबाइल नहीं थे। फैज़ साहब का जहन बहुत बड़ा था और इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते थे फैज़ साहब, जितनी जल्दी मिसाल के तौर पर साहिल लुधियानवी रिएक्ट करते थे, या कैफ़ी आदमी रिएक्ट करते थे, या मखदूम मोहिउद्दीन रिएक्ट करते थे। तो प्रॉब्लम ये थी, मसला ये था कि तरक्की पसंदी हर तरफ थी। तरक्की पसंदी 30-40 साल तक छाई रही। कोई अदीब, कोई शायर जो ज़रा से भी नामी गिरामी है वो तरक्की पसंद तहरीक से अपने आप को वाबस्ता रखता था। बहुत थोड़े लोग थे जो जिनकी रीडरशिप भी नहीं थी, उसमें राशिद भी हैं और मीरा जी भी हैं, बड़े शायर थे ये, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये थी कि रीडरशिप नहीं थी इनकी, और अवामी मसाइल इनके शायरी में नहीं थे। तो फैज़ साहब को उनके दरमियान में भी स्पेस बनाना था, अपने तरक्की पसंद हम ख्यालों के दरमियान में भी स्पेस बनाना था और अपनी राह निकालनी थी। तो फैज़ साहब ने एक राह बनाई, और फैज़ साहब की राह जो है, जैसा मैंने अर्ज़ किया था, चूँकि अरबी बैकग्राउंड भी थी तो क्लासिकल जो पहलू था शायरी का वही मजबूत था उनका, और गज़ल की जो लफ्ज़ियात हैं, गज़ल के जो अलामात हैं वो भी फैज़ साहब ने खूब इस्तेमाल किए हैं, उनको नए नए मानी दिए हैं। तो फैज़ साहब यकीनन एक बड़ा जहन लेके पैदा हुए थे। और लेकिन फैज़ साहब के यहाँ जो कहना चाहिए नारेबाजी का लफ्ज़ जैसे कहा जाता है, मैं तो नारेबाजी को नहीं मानता, वो तो वक्त की ज़रूरत होती है। अगर वक्त नारा मांग रहा है तो नारा लगाना पड़ेगा आपको। अगर जेल का माहौल हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, बम्बारमेंट हो रहा है, फ़िलिस्तीनी मर रहे हैं, कट रहे हैं, तो वहाँ आप अमन की और भाईचारे की बात नहीं कर सकते आप, वहाँ आपको नारे की वाली शायरी करनी पड़ेगी। लेकिन फैज़ साहब हर तरह की शायरी को साथ लेके चलते हैं, और फैज़ साहब ने अपनी शख्सियत से, और मैंने अर्ज़ किया ना कि शायरी के अलावा जो काम किए हैं उन्होंने, सहाफ़त, पाकिस्तान टाइम्स के चीफ़ एडिटर थे उस ग्रुप के पूरे, कि मियां फ़ख़रुद्दीन का जो ग्रुप था, फिर टीचिंग की है उन्होंने, और नस्र में भी खासा लिखा है उन्होंने, और उसके बाद लोटस निकालते रहे वो 2 साल तक, और उसके बाद जो वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन बना था कोल्ड वार के ज़माने में, उसमें भी काम किया फैज़ साहब ने, और ट्रेड यूनियन में काम किया। फैज़ साहब पोस्टल वर्कर्स यूनियन के प्रेसिडेंट थे, और मिर्ज़ा इब्राहिम और दूसरे लोग जो थे उनके साथ ट्रेड यूनियन में भी काम करते रहे। तो वो भी फैज़ साहब की शख्सियत का और फैज़ साहब के नज़रिए का और इनकलाबी नज़रिए का हिस्सा थे वो सारे काम। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब आज के प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। आपने हमारे नाजरीन को फैज़ अहमद फैज़ के बारे में तमाम ऐसी जानकारी दी कि जो शायद कुछ लोग जानते हो और कुछ के लिए नहीं हो। नाजरीन, आज का फैज़ अहमद फैज़ पर एक उर्दू शायरी का बदलता मंजरनामा का एपिसोड यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। अगले एपिसोड में किसी और एक अहम शायर की शख्सियत और उसकी अदबी खिदमत के बारे में हम एक नए माहिर के साथ आपके सामने पेश होंगे। अगले एपिसोड तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।